आज का यह वीडियो क्लास 12 के लिए है, जिसमें टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी लिंग सहलग्न वंशागति। मनुष्य में, हम यहाँ मनुष्य में कुछ लिंग सहलग्न लक्षण या रोग देखेंगे और उनकी वंशागति देखेंगे। टॉपिक क्या है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन। मानव में लिंग सहलग्न लक्षण या रोग और उनकी वंशागति। तो आप आइए पहले देखते हैं कि लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं। वे लक्षण जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र यानी 23वें जोड़े गुणसूत्र पर होते हैं, उन्हें लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। वे लक्षण जो मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों पर, वे लक्षण जिनके जीन्स जीवों में लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं, उन्हें लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। परिभाषा: वे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं, उन्हें लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र 23वां जोड़ा है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि वे लक्षण जिनके जीन 23वें जोड़े गुणसूत्र पर होते हैं, उन्हें लिंग सहलग्न लक्षण। अब 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है मनुष्य में, वह पुरुष में X और Y प्रकार का होता है और स्त्री में X प्रकार का होता है। पुरुष में किस प्रकार का होता है? X और Y प्रकार का होता है, और स्त्री में किस प्रकार का होता है? X और X। तो यहाँ पर 23वां जोड़ा गुणसूत्र में दो गुणसूत्र हैं। पुरुष में एक X और दूसरा Y, स्त्री में दोनों X। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जब लिंग सहलग्न लक्षण के जीन लिंग गुणसूत्र पर होते हैं, तो वह X पर होते हैं कि Y पर? इस आधार पर लिंग सहलग्न लक्षण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है X सहलग्न। वे जीन, वे लक्षण जिनके जीन X गुणसूत्रों पर होते हैं, उन्हें हम X सहलग्न लक्षण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, X सहलग्न अर्थात X के साथ लगे हुए जीन X सहलग्न। उदाहरण है बड़ांधता, हीमोफीलिया। मनुष्य में बड़ांधता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, रक्तस्राव रोग भी कहते हैं हीमोफीलिया को। ये दोनों के जीन्स X सहलग्न होते हैं। Y सहलग्न वे जीन, वे लक्षण जिनके जीन Y गुणसूत्र पर होते हैं, उन्हें Y सहलग्न कहते हैं। इसमें उदाहरण है कर्णपल्लवों की हाइपरट्राइकोसिस, यानी ये जो कान के पल्लव हैं, ये कैसे कॉइल्ड हैं, किस तरह अटैच हैं, इसकी संरचना जो होती है। तो देखो बच्चों, ये जो है Y सहलग्न लक्षण केवल पुरुषों में पाया जाएगा, क्योंकि स्त्रियों में Y गुणसूत्र नहीं होता है। और जो X सहलग्न है, वह पुरुषों में भी हो सकता है और स्त्रियों में होता है। अब हम देखते हैं पहला रोग जो X सहलग्न है, कलर ब्लाइंडनेस, बड़ांधता। बड़ांधता रोग क्या है? उसकी वंशागति। कलर ब्लाइंडनेस, बड़ांधता रोग, इसका पता होर्नर ने लगाया था और बताया कि इस रोग को, इस लक्षण को उत्पन्न करने वाला जो जीन है,
वह यक्ष गुणसूत्र पर है और अप्रभावी है। बड़ी अच्छी बात है कि अप्रभावी है। और इसका जो प्रभावी जीन है वह या तो वाई पर है या तो दूसरे यक्ष पर है। अर्थात यह जो है यह यक्ष संलग्न रोग, इसका जीन यक्ष पर है और उसका प्रभावी दूसरे यक्ष पर है, वाई पर नहीं है। अर्थात इसका अगर प्रभावी जीन नहीं है तो यह अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और अगर है तो नहीं प्रदर्शित करेगा। इस आधार पर जो समाज में पुरुष हैं वह दो तरह के पाए जाएंगे। एक जिनमें यक्ष वाई होगा वो सामान्य होंगे, वह ग्रसित नहीं होंगे। एक जिसमें जीन्स पाए जा रहे हैं बड़ान्नता के, वह ग्रसित होंगे। परंतु स्त्रियां तीन तरह की होंगी। एक जिनमें जीन्स बिल्कुल नहीं है, वह सामान्य है। एक ऐसे हैं जिनमें एक यक्ष पर जीन है दूसरे पर नहीं है, तो वो वाहक हैं। अर्थात मादाएं जो हेट्रो जाइगस होंगी वह वाहक होंगी। जब ये होमोजाइगस होंगी तभी वह ग्रसित होंगी। ये बात आप जानने से पहले ये जाने कि कलर ब्लाइंडनेस है क्या। कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके जो जीन्स हैं वह फोटोन नाम के जीन्स हैं, प्रोटोन नाम के जीन्स हैं। यह प्रोटोन नाम के जीन्स जो है आँख की रेटिना में रंग पकड़ने वाले मेलानिन का निर्माण नहीं करते हैं, जिसके कारण आँख की रेटिना लाल और हरे रंग को में अंतर नहीं कर पाती है। अर्थात इस रंग को पकड़ने वाले जो रेटिना की कोशिकाएं हैं उनमें उस प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, जिससे वो रंग नहीं पकड़ पाते और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। इसीलिए इसे कलर ब्लाइंडनेस बाणांधता यानी रंग के प्रति अंधा। सब कुछ दिखाई देगा लेकिन उसको पूरा संसार ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, वह रंगीन नहीं, संसार को नहीं देख पाएगा। यही कारण है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब सिग्नल लाल होगा तब भी उसको काला लगेगा, सिग्नल हरा होगा तब भी उसको काला लगेगा। बताइए चौराहे पर कैसे रुकेगा, कब जाएगा? इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया। तो आपने समझा कि इस रोग के लक्षण क्या हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसकी रेटिना में रंग पकड़ने वाली कोशिकाएं नहीं बनती हैं। अब इसकी अनुवांशिकी में देखिए, नर में यह दो तरह की अनुवांशिकी पाई जाती है समाज में, मादा में तीन तरह से। अब हम तीन उदाहरणों द्वारा इसकी अनुवांशिकी बता रहे हैं, शेष दो आप स्वयं समझिएगा। अगर मान लो उदाहरण नंबर 1 में एक सामान्य पुरुष है, एक वाहक महिला से विवाहित हो रहा है। एक सामान्य पुरुष है, पुरुष तो या तो सामान्य होगा या तो ग्रसित होगा, चोट्टा नहीं होगा। चोट्टा वाहक माने महिला है, ये सामान्य दिखेंगी, इनको कोई नहीं होगा, लेकिन इनके अंदर जीन मौजूद है। इसलिए मैंने ये सब गलत शब्द का इस्तेमाल किया कि ये चोर होंगी इस रोग, ये जीन्स तो होगा इनके पास, परंतु इसका प्रभावी होने के कारण उनका लक्षण प्रकट नहीं होगा। अर्थात ये स्वस्थ होंगी, इनकी आंखों से सब कुछ दिखाई देगा, परंतु इसके पास जीन है, अगली पीढ़ी में ये पहुंचाएंगी। कैसे? देखिए उदाहरण में इसीलिए पहले ले लिया सामान्य पुरुष और वाहक महिला, अर्थात इसके अंदर जीन्स है लेकिन प्रकट नहीं है। सामान्य पुरुष है तो उसका 23वां जोड़ा गुणसूत्र इस तरह से होगा,
वाहक महिला देखिए एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन है, हमने सी बनाकर, सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस का जीन इस पर मौजूद है और दूसरे क्रोमोसोम पर नहीं। इस तरह से जब विवाहित हुआ देखिए महिला में एक युग्मक इस तरह से बने, कुछ युग्मक इस तरह के बने जिसमें ऐसा गुणसूत्र है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, और कुछ युग्मक इस तरह से बने जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है। पुरुष में तो दोनों युग्मक एक एक्स वाले एक वाई वाले नॉर्मल हैं। अब पुरुष का यह नॉर्मल एक्स महिला के कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन से संलयित होता है, तो ये देखिए एक्स सी और एक्स ये दोनों एक्स है, तो यानी ये लड़की पैदा होगी और ये वाहक होगी क्योंकि ये कहीं पर है। दूसरा ये है कि जब इस जीन से क्रोमोसोम से और इससे संलयित होगा तो ये देखिए इस पर कोई सी नहीं है, अर्थात यह सामान्य लड़की पैदा होगी। परंतु यही गुणसूत्र महिला का यही युग्मक अगर वाई से क्रॉस करता है तो उसका यह लड़का ग्रसित होगा, क्योंकि इसको रोकने वाला प्रभावी यक्ष है नहीं, इसलिए लक्षण प्रकट होगा सामान्य। इस प्रकार से 50% लड़कियां वाहक होंगी, 50% लड़कियां स्वस्थ होंगी, 50% लड़के ग्रसित होंगे और 50% लड़के स्वस्थ होंगे। आपने देखा ना, महिला लेकर आई है अपने मायके से जीन, दादा से, बाबा से, मम्मी से, उसको स्वस्थ दिखाई दे रहा है। आपने शादी कर लिया, स्वस्थ है लेकिन वाहक है, आपके लड़के को यह होगा, यह ग्रसित होगा। दूसरे उदाहरण में आप देखिए, दूसरा हमने लिया, ये ग्रसित पुरुष है मान लो और सामान्य महिला है, ये विवाहित होते हैं तो उनके संतानों में बाणान्यता की वंशागत क्या होगी। ये देखिए ग्रसित पुरुष है तो इसका मतलब उसके एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, वाई पर तो होगा नहीं क्योंकि ये एक्स लिंकेड है। सामान्य है तो इसमें ये जीन्स नहीं। अब युग्मक बने तो ये देखिए महिला में दोनों स्वस्थ युग्मक बने, पुरुष में एक्स वाला युग्मक ग्रसित हुआ, वाई वाला स्वस्थ हुआ। तो जब इन दोनों से संलयित होकर बना तो ये देखिए कैरियर फीमेल हो गई और कैरियर, अर्थात सभी लड़कियां उसकी वाहक होंगी। अर्थात कोई पिता कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है तो उसकी सारी लड़कियां वाहक होंगी, उसकी सभी लड़कियां वाहक होंगी और सभी लड़के स्वस्थ होंगे। लो अपने घर का मर्द दूसरे गांव भेज दे, लड़कियां स्वस्थ होंगी, दूसरे गांव चली जाएंगी, उसके लड़के तो अपने साथ स्वस्थ होंगे। तो इस तरह से ग्रसित पुरुष और सामान्य महिला से विवाहित होने पर यह स्थिति है। उदाहरण नंबर 3 में हमने दिखाया कि ग्रसित पुरुष और वाहक महिला है तो क्या स्थिति होगी। ग्रसित पुरुष है तो देखिए जो है उसमें एक्स और वाई होगा और महिला में एक्स एक्स होगा। तो आप देखिए अब यहाँ ग्रसित लड़की का जन्म हुआ, यानी वंशावली में कोई भी लड़की कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित तभी हो सकती है जब उसका पिता कलर ब्लाइंडनेस हो और माता वाहक हो या वो भी कलर ब्लाइंडनेस हो तो हो सकती है। फिर ये लड़कियां वाहक हो गई है और ये लड़का ग्रसित हो गया, ये लड़का स्वस्थ हो गया। इसी तरह से और भी उदाहरण आप बना सकते हैं, जैसे सामान्य पुरुष ग्रसित महिला। फिर आप ये इसके अनुसार जीन्स रखकर उन्हें पर देख लेंगे। अब हम दूसरे रोग की वंशागत जिसे हीमोफीलिया कहते हैं उसको देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के बाद आप देख रहे हैं हीमोफीलिया दूसरा रोग, उसकी भी वंशागत ठीक इसी प्रकार से है, उसकी वंशागत में कुछ अंतर नहीं है। हीमोफीलिया यह भी यह सब यक्ष संलग्न अप्रभावी लक्षण है, अर्थात इसके भी जीन कलर ब्लाइंडनेस की भांति
यक्स पर लगे रहते हैं और अप्रभावी होते हैं। ठीक है, नर में इसका प्रभावी जीन नहीं होता, इसलिए नर में प्रदर्शित ठीक इसी प्रकार से। तो अब इसको प्रदर्शित करने के लिए हम सी की जगह पर एच लिख देते हैं। तो बस सारी बातें सेम है बेटा। अब आप एच की जगह पर सी की जगह पर एच बनाते चले जाइए और सब कुछ ठीक इसी प्रकार से है, कुछ अंतर नहीं है। सभी सी की जगह पर एच बनाते चले जाइए और ये इस तरह से ये हीमोफीलिया ग्रसित हो गया और ये सब कुछ सी की जगह पर एच बना दीजिए। ये हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? ये रोग क्या है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रुधिर स्राव, ये इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का रुधिर स्राव, यदि कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है, तो रुधिर का स्राव जल्दी बंद नहीं होता और रुधिर निकलता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रुधिर कट जाने पर या चोट लगने पर वहाँ क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग, थक्का बनता है रुधिर का, जिससे कटी हुई नसें बंद हो जाती हैं और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। लेकिन इस जीन की उपस्थिति के कारण प्रोथ्रोम्बिन नामक जो एंजाइम है, थ्रोम्बिनोजन नहीं बना पाता है। प्रोथ्रोम्बिन नामक एंजाइम जो है वो थ्रोम्बिनोजन नहीं बना पाता है, जिसके कारण रुधिर का थक्का नहीं बनता है और रुधिर का बहना बंद नहीं होता है। यदि यह रोग बहुत उग्र रूप से हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे व्यक्ति एक्सीडेंट में जब चोटिल हो जाते हैं प्रायः मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अत्यधिक रुधिर स्राव हो जाता है और अत्यधिक रुधिर स्राव के कारण उनका संपूर्ण रुधिर शरीर से बाहर आ जाता है। तो पुनः देखें हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को चोट आदि लगने पर कटे हुए भागों से रुधिर का बहना जल्दी बंद नहीं होता है, इसीलिए इसे रक्तस्राव रोग भी कहते हैं। क्यों नहीं बंद होता? क्योंकि कटे हुए भागों पर नसों को बंद करने के लिए रुधिर में थक्का बनता है और इस जीन के अभाव में, इस जीन के कारण वहाँ पर थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रुधिर का बहना बंद नहीं होता है। वंशागत में नर में देखिए इस रोग का जीन यक्स गुणसूत्र पर होता है, यक्स संलग्न है, वह अप्रभावी है। नर दो तरह के समाज में, सामान्य और ग्रसित। देखिए यहाँ यक्स लिखा हमने, हीमोफीलिया जीन है। इसमें देखिए सामान्य नहीं है यक्स, इसमें वाहक है, एक ही यक्स पर है, इसमें दोनों पर है, इसलिए ये जो है ग्रसित है। अब यही चीज वंशागत, अगर एक सामान्य पुरुष और वाहक महिला से विवाहित होता है तो उसकी 50% लड़कियां वाहक, 50% सामान्य और जो है 50% लड़की ग्रसित। 50% लड़के ग्रसित होंगे, 50% सामान्य होंगे। दूसरे उदाहरण में यदि ग्रसित पुरुष सामान्य महिला से विवाहित होता है तो सभी लड़कियां वाहक होंगी और सभी लड़के स्वस्थ होंगे। यदि ग्रसित पुरुष वाहक महिला से विवाहित होता है तो उसकी 50% लड़कियां ग्रसित, 50% वाहक, 50% लड़के ग्रसित, 50% स्वस्थ होंगे। तो ये था कुछ यक्स संलग्न रोग जो आपके कोर्स में है और उनकी वंशागति। कल आपने देखा था कि जो है सिकल सेल एनीमिया रोग और उसकी वंशागति। अब एक चैप्टर और रह गया है इसका, गुणसूत्रीय व्यतिक्रम। एक हेडिंग इस चैप्टर में रह गया है, गुणसूत्रीय व्यतिक्रम। इसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि कहते हैं।
वह हम अगले